अस्सलाम वालेकुम लेडीज़ एंड जेंटलमैन, दिस इज़ अहमद हंजला रफ़ी और मैं मलकियत इंस्टीट्यूट ऑफ रियल स्टेट एंड साइंस के प्लेटफॉर्म से एक मरतबा फिर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। आज जो हमारी वीडियो का टॉपिक हो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। ये रियल स्टेट हिस्ट्री का एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक होने वाला है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट टू द वीडियो। और उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको हमारी न्यू वीडियोज़ की अपडेट्स मिलती रहे। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो आज मैं अपने मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन को फेडरलिज्म और फेड्यूल सिस्टम के बारे में बताऊंगा। जैसा कि हम अपने मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन को लास्ट क्लास में मिडीवल पीरियड के बारे में बताया था और उसको हमने काफ़ी डिटेल से डिस्कस किया था और यूरोप के अंदर 5th से लेके 15th सेंचुरी तक के पीरियड को मिडीवल का पीरियड कहा जाता है। तो आज की इस वीडियो में मैं अपने मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन को कुछ टर्म समझाऊंगा, जो कि पहला टर्म है फिफ। अब फिफ क्या है? इट्स अ पोर्शन ऑफ लैंड। तो अगर हम एक और टर्म को समझते हैं, अब इससे अगले टर्म की अगर बात करते हैं और उसको समझते हैं, तो वो है वेसल। अब वेसल कौन है? अ पर्सन हु रिसीव फिफ फ्रॉम हिज लॉर्ड, यानी कि वो शख्स जिसको अपने लॉर्ड यानी मालिक से एक ज़मीन का टुकड़ा मिलता है। और अब एक और टर्म की हम बात करते हैं जिसका मतलब है सर्फ। सर्फ का मतलब है बॉन्डेड लेबर। इसे बॉन्डेड लेबर क्यों कहते हैं? क्योंकि उस टाइम पर वो जो लेबर होती थी वो अपने मालिक या किंग के बहुत ज़्यादा पाबंद होते थे। अब बात करते हैं फेडरलिज्म के एक रफ आइडिया की। तो नाजरीन, फेडरलिज्म एक जर्मन वर्ड है जो कि आया है फ्यूडम से, और फ्यूडम का मतलब है फिफ। और हम थोड़ा सा पहले आप लोग को फिफ का मतलब बता चुके हैं, जिसका मतलब है अ पोर्शन ऑफ लैंड। अब फेडरलिज्म को समझने से पहले हम एक इसके प्रिंसिपल को देख लेते हैं, जिसकी वजह से आपको पूरा फेडरलिज्म समझ आ जाएगा। तो ये जो फेडरलिज्म है ये एक पूरे प्रिंसिपल के ऊपर बेस करता है, जिसे हम कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी। तो इसमें एक हायरार्ची होती है जिसमें सबसे टॉप पे होता है किंग, और ये मैं बात कर रहा हूँ 9th सेंचुरी से लेके 15th सेंचुरी तक की। और उस ज़माने में जो सबसे टॉप पे होता था वो किंग था। अब उनका जो ज़र्रे निज़ाम ये पॉलिसी थी कि वहाँ के जो तमाम ज़मीनें थी वो अफराद के बजाय किंग की मलकियत होती थी, और किंग वो ज़मीनें अफराद को देता था कि ताकि वो उस पर मेहनत करे और उस पर अनाज उगाए, और जो नहीं करते थे उनसे ज़मीन वापस ले ली जाती थी। तो नाज़रीन, यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट मैच्योर होने लगा जिसे आज हम फ्री होल्ड और लीज होल्ड के नाम से जानते हैं। अब इंग्लैंड में वही बंदा प्रॉपर्टी ख़रीद सकता है जिसको फ्री होल्ड और लीज होल्ड की प्रॉपर्टी का पता हो, बट अनफॉर्चुनेटली ये कॉन्सेप्ट्स पाकिस्तान में क्लियर नहीं है, जिसकी वजह से बहुत से मसले हमें फेस करने पड़ते हैं। अब फेडरलिज्म का टॉपिक ख़त्म करने से पहले मैं यहाँ पर एक और बात ऐड करना चाहूँगा, फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब जैसे कि हम अपने मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन को पता होगा कि रिसेंटली एक मोहतरमा की डेथ हुई है जिसे पूरी दुनिया क्वीन एलिज़ाबेथ II के नाम से जानती थी। क्या आप लोग को पता है कि ये जो मोहतरमा है ये कितनी ज़मीन की मालिक थी? शी वॉज द लार्जेस्ट वर्ल्ड लीगल ऑनर ऑफ 6.6 बिलियन एकर्स ऑफ लैंड। जी हाँ, ये मोहतरमा जो है 1/6 ऑफ द अर्थ सरफेस की मालिक थी। आज हम बात करने जा रहे हैं फ्री होल्ड और लीज होल्ड प्रॉपर्टी के बारे में। अगर आपने कभी किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया है या इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं तो आपको इन दो प्रॉपर्टीज़ के बारे में पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस वीडियो में मैं अपने मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन को फ्री होल्ड और लीज होल्ड का डिफरेंस बताऊंगा, किस में लोन आसानी से मिल जाता है और किस में नहीं मिलता, एंड इन दोनों के क्या फ़ायदे और नुकसानात हैं। अब फ्री होल्ड और लीज होल्ड को समझने से पहले आप लोग को ये समझना होगा कि उस ज़मीन का ऑनर कौन है और वो किस स्टेट के अंदर मौजूद है। तो अगर हम एक एग्जांपल को देखें, अगर आप एक एग्जांपल ले लें जैसे पंजाब और KPK प्रोविंस की, वहाँ पर जितने भी ऑनर्स हैं वो सारे प्राइवेट ऑनर्स हैं। वहाँ के जो बिल्डर्स हैं वो किसान से एक ज़मीन ख़रीदते हैं और उस पर एक घर या अपार्टमेंट बनाते हैं और उसे आगे बेच देते हैं। तो इस तरह एक सेल डीड एग्जीक्यूट हो जाती है और वहाँ का जो एब्सोल्यूट ऑनर होता है वो उससे जो प्रॉपर्टी होती है वो ट्रांसफ़र हो जाती है न्यू बायर के पास, एंड वो उसका न्यू ऑनर बन जाता है, और इसे हम कहते हैं फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। एंड अब वो जो न्यू बायर है वो अब जो भी करे इस प्रॉपर्टी के साथ वो उसके पास राइट्स आ जाते हैं और वो उसकी मर्ज़ी होती है, और चाहे वो उसे आगे बेच दे या अपने पास रखे, और उसके पास वो अनलिमिटेड टाइम के लिए होती है और वो जनरेशन टू जनरेशन पास होती जाती है। अब दूसरे केस की बात करते हैं। इस दूसरे केस में जो
सबसे बड़ा लैंड ओनर होता है वो गवर्नमेंट होता है या तो स्टेट होता है। वो इनिशियली लैंड परचेज करते हैं किसान से और वो सबसे लार्जेस्ट ओनर बन जाते हैं प्रॉपर्टी के। अब अगर हम एक एग्जांपल देखें तो ले लीजिए जैसे कि इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर और पेशावर, इसके अंदर ये लोग सबसे बड़े लैंड ओनर्स हैं। और इनके अंदर इस्लामाबाद के अंदर जो है CDA है, रावलपिंडी के अंदर RDA है, लाहौर के अंदर LDA है और पेशावर के अंदर PDA सबसे लार्जेस्ट ओनर है। और ये दो तरह की प्रॉपर्टीज़ बेचती हैं जिसे फ्री होल्ड और लीज होल्ड कहते हैं। एंड अब मैं आपको इन दोनों में फ़र्क बताऊंगा। तो मान लीजिए कि जैसा कि एक बायर है, उसने एक फ्री होल्ड प्रॉपर्टी ख़रीदी है एंड इसमें अब दो तरह के बायर आ जाते हैं, एक इंडिविजुअल बायर और एक होती है सोसाइटी जिसे हम ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी कहते हैं। तो जब प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होती है इंडिविजुअल के तो वो एक कन्वीनियंस डीड से होती है, और जब सोसाइटी के नाम पे ट्रांसफ़र होती है तो वो कन्वीनियंस डीड पे एक इंडिविजुअल के नाम पे होती है और साथ ही साथ एक मेंबरशिप दी जाती है जिसे हम कहते हैं ट्रांसफर्स ऑफ शेयर, जिसे हम ट्रांसफर्स ऑफ शेयर कह देते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ये दो फॉर्म्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और अपनी प्रॉपर्टी के ओनरशिप क्लेम करने के लिए। तो अब दूसरा ऑप्शन आता है कि स्टेट कभी कभार लीज होल्ड प्रॉपर्टी भी बेचता है। तो अब ये लीज होल्ड प्रॉपर्टी क्या है? तो अब ये जो बायर है वो एक लीज डीड साइन करता है जो कि 30 साल से लेके 999 साल तक का होता है, और इसका जो स्टैंडर्ड लीज होती है वो 30 साल, 99 साल और 999 साल तक की होती है। और ये सिटीज़ में अलग अलग तरह की होती है। और ये जो लीज होल्ड प्रॉपर्टी है ये एक कुछ टाइम या एक स्पेसिफिक टाइम के लिए होती है, लेकिन जैसे कि फ्री होल्ड प्रॉपर्टी में आपके पास जो प्रॉपर्टी होती है वो एक अनलिमिटेड टाइम के लिए होती है और वो जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन हो जाती है। लेकिन लीज होल्ड में ऐसा नहीं है। लीज होल्ड में आपको एक स्पेसिफिक टाइम के लिए एक प्रॉपर्टी दी जाती है। तो मान लीजिए जैसे कि एक बायर है, उसने एक 30 साल का लीज डीड साइन किया है, तो 30 साल बाद उसको वो प्रॉपर्टी स्टेट को वापस करनी होगी और उससे 30 साल बाद जो है उसको वो प्रॉपर्टी खाली करनी होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि आपको एक पर्टिकुलर टाइम के लिए जो है आपको एक प्रॉपर्टी दी जाती है स्टेट की तरफ से। एंड इसका जो सबसे स्टैंडर्ड जो लीज है वो 99 साल है। तो अब ये तो बात होगी कि हमने कैसे फ्री होल्ड और लीज होल्ड प्रॉपर्टी बेची जा सकती है। तो अब हम बात करते हैं फ्री होल्ड एंड लीज होल्ड के हाइलाइट्स के ऊपर और इसके क्या फ़ायदे और नुकसानात हैं। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ओनरशिप की। ओनरशिप किस तरीके से होती है फ्री होल्ड में। अब फ्री होल्ड में जो ओनरशिप होती है उसमें जो है एब्सोल्यूट ट्रांसफ़र हो जाता है लैंड के साथ साथ, लेकिन लीज होल्ड में जो है वहाँ की जो प्रॉपर्टी है उधर का जो मेन ओनर है वो स्टेट या गवर्नमेंट रहती है एंड आपके पास एक राइट टू यूज़ आ जाता है प्रॉपर्टी का। एंड अब वो जो राइट टू यूज़ है वो एक स्पेसिफिक टाइम के लिए होता है जो कि होता है 30 साल, 60 साल, 99 साल और 999 साल। अब हम आते हैं राइट्स की तरफ। तो अब ये जो राइट्स जो हैं फ्री होल्ड में उसमें आपको हर तरीके की राइट्स मिलते हैं, जैसे कि राइट टू ट्रांसफ़र, राइट टू यूज़ एंड रेंट, एंड यहाँ तक कि आप आगे उसको बेच भी सकते हैं एंड रख भी सकते हैं जनरेशन टू जनरेशन तक, उसमें आपके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। और अब हम बात करते हैं लीज होल्ड के राइट्स की। लीज होल्ड में भी ये सारे राइट्स हैं कि आप उसको राइट टू ट्रांसफ़र कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, रेंट कर सकते हैं जस्ट फॉर अ स्पेसिफिक टाइम। और उसकी टाइम लिमिट मैं आपको बता चुका हूँ जो थी 30 साल, 60 साल, 99 साल और 999 साल। अब हम एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर बात करते हैं जिसे कहते हैं लोन एंड मॉर्टगेज। तो अब आप एग्जांपल ले लें कि जैसे आप किसी बैंक के पास जाते हैं फ्री होल्ड के लोन के लिए एंड वो आपको लोन बड़ी आसानी से मिल जाएगा, लेकिन अगर आप लीज होल्ड के प्रॉपर्टी के लिए लोन लेने जाते हैं तो वो और आपका लीज डीड जो है 30 साल से नीचे गया तो आपको लोन नहीं मिलेगा। तो अब बात करता हूँ मैं एनुअल चार्जेस की। तो अब जो फ्री होल्ड में है आपको एक प्रॉपर्टी टैक्स देना होता है स्टेट या गवर्नमेंट को, लेकिन लीज होल्ड में आपको कोई प्रॉपर्टी टैक्स नहीं देना होता, आपको ग्राउंड रेंट देना होता है। और ये जो ग्राउंड रेंट है ये रेगुलर टैक्स से काफ़ी ज़्यादा होता है। और ये जो है ग्राउंड रेंट ये कुछ सिटीज़ में अलग अलग रेट्स में होते हैं। तो अब हम एक और पॉइंट पे बात करते हैं विच इज़ कॉस्ट। अब कॉस्ट का डिफरेंस आ जाता है फ्री होल्ड और लीज होल्ड में। अब फ्री होल्ड प्रॉपर्टी जो है वो ज़्यादा महंगी है लीज होल्ड से, लेकिन लीज होल्ड में एक बहुत मेजर ड्रॉबैक आ जाता है जिसे हम कहते हैं लीज रिन्यू। मान लीजिए कि 30 साल के बाद जो है आपकी लीज रिन्यू ख़त्म हो जाती है और आप लीज रिन्यू करवाने जाते हैं तो उसका एस्टिमेट करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है और कुछ केसेस में रिन्यूअल चार्जेस बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं। अब हम आते हैं एप्रिसिएशन की ऊपर। तो
जो लोग हैं वो ज़्यादा जनरली फ्री होल्ड को ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं लीज होल्ड के मुकाबले में। तो ये जो लीज होल्ड है ये स्टार्टिंग में आप कह सकते हैं कि ये फ्री होल्ड के बराबर हो, लेकिन जूं लीज टाइम गुजरता जाता है लीज होल्ड की जो प्रॉपर्टी जो है उसकी वैल्यू गिरने लग जाती है। तो आई थिंक मैंने जो है सारे मेजर पॉइंट सारे कवर कर दिए हैं अबाउट फ्री होल्ड एंड लीज होल्ड, एंड मैं समझता हूं कि आप लोग को पूरा समझ आ गया होगा डिफरेंस बिटवीन फ्री होल्ड एंड लीज होल्ड के बारे में। तो अगर मैं आप मेरी रिकमेंडेशन मांगे कि मैं आपको लोगों को क्या सजेस्ट करूंगा कि आप फ्री होल्ड प्रॉपर्टी खरीदें या लीज होल्ड प्रॉपर्टी खरीदें, तो मैं आप लोग को यही रिकमेंड करूंगा कि आप लोग फ्री होल्ड प्रॉपर्टी की तरफ जाएं, आप एक फ्री होल्ड प्रॉपर्टी खरीदें। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आप लोगों को बड़ी ही इंटरेस्टिंग लगी होगी और नॉलेजेबल भी लगी होगी। तो आप इसी तरह आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको हमारी न्यू वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहे। इंशाल्लाह मैं आप लोगों को मिलूंगा नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़ एंड शुक्रिया।